हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएएस संसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईएएस संसारी में। और दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो साइंस सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं। रात 7 बजे से शाम 7 बजे से आपको लगातार जो क्लासेस हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। अगर प्रीवियस क्लासेस को अभी तक आपने अटेंड नहीं किया तो विज्ञान विषय की जो प्ले लिस्ट है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, विज्ञान साइंस सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट, उसमें प्रीवियस पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं पिछले की, ठीक है, वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया, अदर सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो ज़रूर आप विजिट कीजिए। बाकी जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। इसके साथ ही बहुत जल्दी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उसकी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 2016 से लेकर, ठीक है, 2023 तक जितने भी सेकेंड सेमेस्टर में आपके पेपर हुए हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के सारे पेपर आपको कराए जाएंगे, अलग अलग सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, बहुत जल्दी ये सीरीज़ भी आपकी स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, परीक्षाओं तक आपकी जो तैयारी वो एकदम धुआंधार तरीके से कराई जाएगी और निश्चित रूप से परीक्षाओं में आप 100% सफलता हासिल करेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो कृषि कार्य में जुताई का क्या महत्व है, ये एक इम्पोर्टेंट महत्व है कृषि के कार्य में। ठीक है, कृषि के कार्य में जुताई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए। तो जुताई के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को जुताई कहा जाता है। ठीक है, भूमि में, जमीन में जो फसल बोई जाती है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो फसल बोई जाती है, ठीक है, तो उसे बोने योग्य बनाने के लिए सबसे पहले खेत में जुताई ही की जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, बीज पड़े फल अच्छा देत जितना गहरा जोते खेत। ठीक है, जितना अच्छे तरीके से आप खेत को जोतेंगे, ठीक है, उतने ही बीज जो हैं वो अच्छे तरीके से उनका उत्पादन होगा। ठीक है, बीजों का, ठीक है, और फल भी अच्छे ही देंगे उतनी ही अच्छे तरीके से। इसके बाद यहाँ बताया गया कि खेती हेतु खेत की जुताई का विशेष महत्व है। खेती की जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम फसल प्राप्त होगी। जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है तथा गहराई तक जोतकर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जाता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य भूमि को मुलायम करना है। कैसे करना है? भूमि को, यानी कि जो यहाँ पर आपकी मिट्टी होती है उसे मुलायम करना होता है। जो जुताई का प्रमुख उद्देश्य होता है भूमि को मुलायम करना, ताकि उसमें वायु, गर्मी और सर्दी भली भांति आवागमन हो सके, उसके अंदर वायु प्रवेश हो सके और वहाँ पानी सोखकर उसे संचित कर सके। हल चलाना, खोदना, पाटा देना और जोत के अन्य यंत्रों से भूमि को उपजाऊ बनाना, ये समस्त जुताई के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये आपको जुताई का महत्व याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। खेतों की बुआई में बीजों का चुनाव आप कैसे करेंगे? जब खेतों में बुआई करना हो बीजों की, तो उसका सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है बीजों का सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, बीजों का चुनाव, बीज नवीन पौधों को जन्म देते हैं, यानी कि बीज क्या है, बीजों से ही नए पौधे उत्पन्न होते हैं। अतः इनका चुनाव करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि वे स्वस्थ हों और मिलावट रहित हो, किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो, उनमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए बीजों में। ठीक है, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र और समय के लिए बीजों को जो अगेती, मध्य, पिछेती प्रजातियाँ कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई हों उन्हें ही होना चाहिए। आपके यहाँ कृषि विभाग के द्वारा जो जातियाँ बताई जाती हैं, ठीक है, कि इस समय में या इस जगह पर ये वाली प्रजातियाँ उपजाऊ हैं, तो उन्हीं जो प्रजातियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि जो उत्पादन है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि आपको ध्यान रखना कि जिस क्षेत्र और समय के लिए बीजों को जो अगेती, मध्य, पिछेती प्रजातियाँ कृषि विभाग के द्वारा आपको बताई जाती हैं उन्हीं का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, आगे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। कार्य का मापन की धारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कार्य का मापन की धारणा को आपको स्पष्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य क्या है? वह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसे बल की ही दिशा में आगे के लिए विस्थापित कर दिया जाता है। इसके अनुसार कार्य होने हेतु दो चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला आपका बल, यानी कि फोर्स, और दूसरा बल की दिशा में विस्थापन। कैसा? बल की दिशा में आपका विस्थापन भी होना चाहिए। ठीक है, तो विस्थापन ये कैसी राशि है, यहाँ पर दिशा की जानकारी दी जा रही, तो ये आपकी सदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। और बल भी आपकी सदिश राशि है। कैसी? सदिश राशि, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सवाल में आपसे पूछे जाते हैं कि बल या विस्थापन जो है कैसी राशियाँ, सदिश या अदिश, इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका और आगे भी आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे साथ इस तरह से बन रहेंगे। इस परिभाषा के अनुसार यदि कोई श्रमिक सिर पर बोझ लिए एक स्थान पर खड़ा है तो वह कोई कार्य नहीं करना। ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है इस तरह से सिर पर
गठली बांध कर, पोटली बांध कर, ठीक है, तो वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यदि दीवार को धक्का दिया जाए, चूंकि दीवार अपने स्थान से नहीं हटती है, तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर आप ये दीवार है, ठीक है, मान लीजिए ये दीवार है, इस हिसाब से धक्का देंगे, ठीक है, तो ये हटेगी नहीं अपने स्थान से, वो अलग बात है, गिर जाए, ठीक है, लेकिन अगर अपने स्थान से हट नहीं रही है तो उसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। पुस्तक पढ़ने में भी यदि मानसिक परिश्रम होता है, भौतिकी के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है, पुस्तक पढ़ने में कोई फोर्स कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर बताया गया आगे कार्य की माप कैसे होगी। किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल और वस्तु की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि आप कह सकते हैं अगर आपको कार्य निकालना है तो उस पर पहले आपको बल पता होना चाहिए और बल की दिशा में विस्थापन भी पता होना चाहिए, तभी आप कार्य को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। आप एक जगह कोई चीज़ लेकर खड़े हैं तो वो कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक। इसके साथ ही अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे। ऊर्जा का मापन बता दीजिए आप कैसे करेंगे, ऊर्जा एनर्जी, ठीक है, इसको किस तरह से मापेंगे। तो इसमें आगे बताया गया कि ऊर्जा का मापन कैसे होगा भैया, चलिए देख लेते हैं फटाफट। ऊर्जा का मापन किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसे ही कहा जाता है उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। अतः प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा निहित होती है। जैसे फेंका गया पत्थर खिड़की के शीशे को तोड़ सकता है, निश्चित रूप से आप किसी भी खिड़की के शीशे की तरफ पत्थर को फेंकेंगे तो उसका शीशा जो है वो निश्चित रूप से टूट सकने की संभावना रहती है। जलता हुआ कोयला जल को भाप में परिवर्तित कर सकता है आदि, ठीक है, ये क्या है, ये ऊर्जा का मापन। इसके अलावा बताया गया कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में, मात्रक जो है वो जूल है, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, ठीक है, एमकेएस पद्धति में। और बल का मात्रक आपको पता ही है, न्यूटन है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। ऊर्जा के प्रकार बता दीजिए। चलिए बताते हैं आपको ऊर्जा के प्रकार, और ये आपको ध्यान भी रखना होंगे, ठीक है, क्या करना होंगे, ये आपको परीक्षाओं के लिए अच्छे से ध्यान भी रखना होंगे, ऊर्जा के प्रकार, ठीक है। तो ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार हैं, सबसे पहले देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा दिए गए यांत्रिक कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया देख लीजिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर जो बताई गई यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले आपको समझना है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा कौन कौन सी हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे ऊपर की जो दो ऊर्जा देख पा रहे होंगे, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा के ही पार्ट है। किसके, यांत्रिक ऊर्जा के ही पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, तो कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। बाकी आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है, ताप होता है, प्रकाश ऊर्जा होती है, ध्वनिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, आवासीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। और यहाँ पर अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 26। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जीवन के अस्तित्व के लिए ऊर्जा क्यों आवश्यक है। हमारी ज़िंदगी के लिए यानी कि जीवन के अस्तित्व के लिए जो ऊर्जा है वो किस तरह से जरूरी है। आज जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, सभी को पता है जनसंख्या में वेरी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, बहुत ही तेज़ी से, वेरी फास्ट। जीवन को सुविधाजनक बनाने वाले यातायात के साधन हो गए या मनोरंजन के साधन हो गए, उद्योगों अन्य साधनों में भी निरंतर वृद्धि हो रही, बिल्कुल हो रही भैया। इसलिए ऊर्जा की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है दिन ब दिन, ठीक है। जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी उतनी ही ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो आपको पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है। भोज्य पदार्थों जैसे डबल रोटी, बिस्किट, ठीक है, ठंडे पेय और आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम आदि का जो उत्पादन है व्यावसायिक हो गया है, और इनको बनाने, डिब्बाबंद करने, संग्रह और वितरण करने में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि होने के कारण प्रत्येक परिवार के संसाधनों की वृद्धि हो रही है। संसाधनों के प्रयोग में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संसाधनों के प्रयोग में क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो पड़ रही है, और जो ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद बात करेंगे अपने अगले सवाल की, प्रश्न संख्या 27। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव के क्या कारण हो सकते हैं। आखिर जो मिट्टी है उसका अपरदन क्या होता है, मिट्टी कटकर अलग अलग स्थानों से बहती क्यों है, ये बताना। तो मिट्टी के कटाव के कारण कुछ इस प्रकार हैं। भूमि का ढाल, भूमि का जो ढाल है वो ज़्यादा हो, ठीक है। इसके अलावा वर्षा की अधिकता, अगर वर्षा अधिक होती है तभी जो मृदा का कटाव है वो तेज़ी के साथ होता है। हवाओं की वजह से भी जो मिट्टी है वो इधर उधर उड़कर चली जाती है। वनों की कमी, वन क्या होते हैं, मिट्टी को एक जगह जमाए रखते हैं, मिट्टी का यहाँ पर जो कटाव है वो नहीं होने देते हैं।
तो वन ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाना चाहिए, यानी कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे मृदा का कटाव ना हो, मृदा यहाँ पर अपर्दन ना हो। इसके अलावा अगला प्रकार यहाँ पर बताया गया है मृदा अपर्दन का, ये बताया गया है मिट्टी का प्रकार। अगला तापमान में परिवर्तन पशुओं के चरने से भी होता है, और हवा के कटाव से भी होता है, और नदियों के बाढ़ के कटाव से भी मृदा का जो अपर्दन है होता है। ये सारे मृदा अपर्दन के कारण बताए गए, इन्हें आप कर लेंगे याद, ठीक है। आगे यहाँ पर आगे बताया गया है कि मृदा अपर्दन को रोकने के हमें उपाय बताइए। तो मृदा अपर्दन को रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। भूमि के कटाव को निम्नलिखित प्रकार से आप रोक सकते हैं। अधिक वन लगाएं, पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि बार बार आपको वन लगाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। नदियों के आसपास भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए, बांधों जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे नदियों के इधर उधर जो दोनों साइड हैं उधर से मिट्टी का कटाव ना हो पाए, ठीक है। अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए, अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए, कृषि के तरीकों में भी सुधार करना चाहिए। इसके अलावा मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए, जो रेतीले मैदान है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में फालतू पानी के निकास हेतु नालियाँ बना देनी चाहिए। जो कृषि का क्षेत्र है वहाँ पर फालतू पानी जो निकाला जा रहा है उसके लिए आपको नालियाँ बना देनी चाहिए, ताकि जो मिट्टी है वो इधर उधर कट कर ना जाए। ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेतों की खेती की जाए। जो ढालू जमीन होती है जिसकी पहाड़ों की साइड में, वहाँ पर सीढ़ीदार खेती आपको करना चाहिए। इसके बाद बताया गया कि बदल बदल पर फसलें बोनी चाहिए। अगर आप किसी भी खेत में एक ही तरह की एक ही फसल को बार बार बोएंगे, एक ही फसल को उत्पादन करेंगे, तो वहाँ की जो मृदा है वो भी उपजाऊ नहीं रहेगी, बंजर हो सकती है वहाँ का खेत, ठीक है, और मृदा अपरदन की भी वहाँ पर संभावना रहती है। इसके बाद हवा से भूमि कटाव को रोकने के लिए हरी खाद या कंपोस्ट खाद डाली जाए। पेड़ों की पट्टियाँ लगाकर सिंचाई की पर्याप्त जो व्यवस्था है वो की जाए। और अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, देखेंगे, पत्तेदार कटाव रोकने हेतु खेतों पर मेड़ बना देनी चाहिए, उस पर कोई वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो उगा देने चाहिए। बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटाव कम करने के लिए क्षेत्र के दोनों ओर वन लगाकर पानी को इधर उधर निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये उपाय हैं मृदा अपरदन को रोकने के, ठीक है। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऊर्जा से क्या तात्पर्य है भैया, ऊर्जा से समझा दीजिए हमें, ऊर्जा बता दीजिए, व्हाट इज ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा से क्या तात्पर्य बताइए। एनर्जी वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती है, आपकी ऊर्जा कहलाएगी, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता, जो कैपेसिटी होती है, दैट्स नोन एज एनर्जी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। बढ़ेंगे अगले यहाँ पर बताया गया यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में आप यहाँ रीड करेंगे। तो यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी, किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है, पहला गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी गया था, ठीक है। कितने प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप देख सकते होंगे, आज की क्लास का अंतिम सवाल होने वाला है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सौर जल ऊष्मक का वर्णन आपको करना है। सौर जल ऊष्मक क्या है, एक ऐसी सौर ताप युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके ठंडे जल से गर्म जल प्राप्त किया जाता है। सौर जल ऊष्मक बोलते हैं उसे, ठीक है। कैसी युक्ति होती है, जो ठंडा जल होता है उससे गर्म जल प्राप्त किया जाता है। अन्य शब्दों में ये जल को गर्म करने का सौर तापन युक्ति है, ठीक है। सौर तापन युक्ति आपने देखा होगा, ठंडे जल को गर्म करने की जो यहाँ पर डिवाइस रहती है। आजकल प्राय सभी होटलों, अस्पतालों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की छत पर इन्हें स्थापित किया जाता है। सूर्य से आने वाली किरणें जब तांबे की नलियों की काली सतह पर पड़ती हैं, ठीक है, तो ये सतह ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। चूंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक है, अतः शीघ्र ही अवशोषित ऊष्मा नलियों में भरे जल में मिल जाती है, जिससे जल में संवहन धाराएं बन जाती हैं और गर्म जल ऊपर उठकर संग्राहक में चला जाता है और ठंडा जल नीचे नालियों में आ जाता है। तो इस तरह से सौर जल ऊष्मक जो है वो कार्य करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिए। और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करें। आपके सभी जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस लगातार चल रही हैं, ठीक है। विज्ञान की क्लासेस ये जो है वो आपकी रात 7 बजे से मिल रही है। बाकी सोशल साइंस की क्लास है शाम 6 बजे से, और फर्स्ट पेपर की क्लास आपकी रात 8 बजे से, सेकंड पेपर की क्लास 9 बजे से लगातार कंटिन्यू है। तो अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाकर आप चेक कीजिए। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।